बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे चैनल शागिर्द फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं? आज हम इस वीडियो में मशक़ी सेट 10 के तीसरे सवाल को हल करने वाले। तो चलिए बच्चों, बिला ताख़िर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, मशक़ी सेट 10 के तीसरे सवाल का पहला ज़ैली सवाल क्या है? आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर मशक़ी सेट 10 के तीसरे सवाल का पहला ज़ैली सवाल आ रहा है। पहले ज़ैली सवाल में वो क्या करें कि शाकिर ने दो सही 1/2 किलोग्राम और आमिर ने 3 सही 1/2 किलोग्राम शक्कर ख़रीदी, तो दोनों ने मिलकर कुल कितने किलोग्राम शक्कर ख़रीदी। इसी तरह से सवाल में आगे वो कह रहे हैं कि शक्कर का नर्ख 32 रुपये फ़ी किलोग्राम हो तो शक्कर की कुल कीमत कितनी होगी। ठीक है बच्चों, इस सवाल के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में वो क्या कह रहे हैं? पहले हिस्से में वो कह रहे हैं कि शाकिर ने 2 सही 1/2 किलोग्राम और आमिर ने 3 सही 1/2 किलोग्राम शक्कर ख़रीदी, तो दोनों ने मिलकर कुल कितने किलोग्राम शक्कर ख़रीदी है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों सवाल के दूसरे हिस्से में वो कह रहे हैं कि अगर शक्कर का नर्ख यानी शक्कर की कीमत 32 रुपये फ़ी किलोग्राम हो तो शक्कर की कुल कीमत कितनी होगी। ठीक है बच्चों, इस सवाल में वो क्या कह रहे हैं? इस सवाल में वो कह रहे हैं कि शाकिर ने 2 सही 1/2 किलोग्राम शक्कर ख़रीदी है। ठीक है, शाकिर ने शक्कर ख़रीदी। शाकिर ने कितनी शक्कर ख़रीदी? 2 सही 1/2 किलोग्राम। ठीक है, इसी तरह से आमिर ने कितनी शक्कर ख़रीदी? आमिर ने शक्कर ख़रीदी। आमिर ने कितनी शक्कर ख़रीदी? 3 सही 1/2 किलोग्राम। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है? हमको ये मालूम करना है कि अगर शाकिर ने 2 सही 1/2 किलोग्राम शक्कर ख़रीदी और आमिर ने 3 सही 1/2 किलोग्राम शक्कर ख़रीदी, तो दोनों ने मिलकर कितने किलोग्राम शक्कर ख़रीदी। तो बच्चों, ये मालूम करने के लिए कि शाकिर ने और आमिर ने दोनों ने मिलकर कितने किलोग्राम शक्कर ख़रीदी है, हमको क्या करना होगा? हमको इन दोनों मुरक्कब कसरों की जमा करनी होगी। ठीक है, तो जब हम इन दोनों मुरक्कब कसरों की जमा कर लेंगे तो हमको पता चलेगा कि शाकिर ने और आमिर ने कितने किलोग्राम शक्कर ख़रीदी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों मुरक्कब कसरों की जमा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम इन दोनों मुरक्कब कसरों को जमा कर दें, 2 सही 1/2 जमा 3 सही 1/2। ठीक है बच्चों, इन दोनों मुरक्कब कसरों की जमा करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? आप पहले से ही जानते हैं कि मुरक्कब कसरों की जमा करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले मुरक्कब कसरों को गैर वाजिब कसरे की सूरत में तहवील कर देते हैं। ठीक है, तो पहले हम इस मुरक्कब कसरों को गैर वाजिब कसरे की सूरत में तहवील करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना होगा? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और ये 1 को जमा करना होगा। ठीक है, तो 2 × 2 + 1/2 एज इट इज़। ठीक है, प्लस अब इस मुरक्कब कसरों को गैर वाजिब कसरे की सूरत में लिखने के लिए क्या करना होगा? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और 1 को ऐड करना होगा, तो 3 × 2 + 1/2। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे? ज़र्ब का अमल करेंगे, तो 2 × 2 = 4 + 1/2 प्लस ये 3 × 2 = 6 + 1 एज इट इज़ /2। ठीक है, अब बच्चों ये क्या हो जाएगा? 4 + 1 = 5/2 प्लस 6 + 1 = 7/2। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया है? यहाँ पर इन दोनों मुरक्कब कसरों को गैर वाजिब कसरे की सूरत में तहवील कर दिया। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों कसरों की जमा करेंगे। कसरों की जमा करते वक्त सबसे पहले क्या देखा जाता है? कसरों की जमा करते वक्त सबसे पहले देखा जाता है कि नसब नुमा सेम है या नहीं। अगर नसब नुमा सेम हो तो हम उन कसरों की जमा कर सकते हैं। अगर नसब नुमा सेम नहीं है तो पहले हमको नसब नुमा को, डिनोमिनेटर्स को पहले सेम बनाना होगा और फिर उनकी जमा करना होगी। लेकिन बच्चों, आपकी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पर इन दोनों कसरों के नसब नुमा सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं? आसानी से इन कसरों की जमा कर सकते हैं। इन दोनों कसरों की जमा करने के लिए हमको क्या करना होगा? सिर्फ शुमार कुनिंदा में जमा का अमल करना होगा और नसब नुमा को वैसे के वैसे
लिख देना होगा। ठीक है, यहाँ पर शुमार कुनिंदा 5 है और यहाँ 7 है, तो हम इनकी जमा कर देंगे 5 + 7 और नसबनुमा में क्या है 2 है, तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अब बच्चों 5 और 7 कितने होते 12 और नसबनुमा में 2 जैसे के वैसे आ जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों ये 12/2 का क्या मतलब है, 12/2 को अगर आप मुख्तसर करेंगे तो क्या जवाब आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि शाकिर ने और आमिर ने दोनों ने मिलकर कितने किलोग्राम शक्कर खरीदी, 6 किलोग्राम शक्कर खरीदी। ठीक है, 6 किलोग्राम। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने पहले सवाल का जो पहला हिस्सा था उसको हल कर लिया है। अब बच्चों इस पहले सवाल के दूसरे हिस्से में वो क्या कह रहे हैं कि अगर 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत 32 रुपये हो तो कुल शक्कर की कीमत कितनी होगी। ठीक है बच्चों, अगर 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत 32 रुपये हो तो 6 किलोग्राम शक्कर की कीमत क्या होगी, ये मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, 32 को 6 से ज़र्ब करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 किलोग्राम शक्कर की कीमत 6 किलोग्राम शक्कर की कीमत 6 किलोग्राम शक्कर की कीमत मालूम करने के लिए क्या करना होगा, 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 32 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 32 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 6 2 ज़ा 12, कैरी ओवर 1 यानी हासिल के तौर पर 1, और 6 3 ज़ा 18 और हासिल के तौर पर 1 19। तो इस तरह से ये हमारा जवाब आ जाएगा 192 रुपीज़, 192 रुपये। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 6 किलोग्राम शक्कर की कीमत कितनी होगी, 192 रुपये। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हमारा फाइनल आंसर लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, इस सवाल के पहले हिस्से में उन्होंने क्या कहा था कि दोनों ने मिलकर कितनी शक्कर खरीदी थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोनों ने, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जवाब। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोनों ने मिलकर 6 किलोग्राम शक्कर खरीदी। दोनों ने मिलकर 6 किलोग्राम शक्कर खरीदी। ठीक है, इसी तरह से इस सवाल के दूसरे हिस्से में उन्होंने ये कहा था कि अगर 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत 32 रुपये हो तो 6 किलोग्राम शक्कर की कीमत क्या होगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 किलोग्राम शक्कर की कीमत क्या होगी, 192 रुपये, 192 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने सवाल नंबर 3 का जो पहला ज़ैली सवाल था उसको कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चों सवाल नंबर 2 को देखिए। बच्चों सवाल नंबर 2 भी आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। सवाल नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं कि आसिया ने अपने सहन के बाग के 2/5 हिस्से में आलू की काश्त की और 1/3 हिस्से में सब्जियों की काश्त की, बाकी मानदा हिस्से में बैगन की काश्त की, तो बताइए कितने हिस्से में बैगन की काश्त की गई है। ठीक है बच्चों, इस सवाल को आपको समझाने के लिए मैं बोर्ड पर एक तस्वीर बनाता हूँ जिसकी मदद से आप आसानी से समझ सकेंगे कि इस सवाल में वो क्या पूछ रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस सवाल में वो क्या कह रहे हैं कि आसिया ने अपने सहन के बाग के 2/5 हिस्से में आलू की काश्त की और 1/3 हिस्से में सब्जियों की काश्त की। ठीक है, और बाकी मानदा हिस्से में बैगन की काश्त की, तो बताइए कितने हिस्से में बैगन की काश्त की गई है। ठीक है बच्चों, फ़र्ज़ कीजिए कि ये एक बाग है। ठीक है, फ़र्ज़ कीजिए कि आसिया के सहन में ये एक बाग है। ठीक है, इस बाग में आसिया ने 2/5 हिस्से में उसने क्या किया है, 2/5 हिस्से में उसने आलू की काश्त की है। ठीक है, 2/5 हिस्से में उसने क्या किया है, आलू की काश्त की है। ठीक है, इसी तरह से इस बाग के 1/3 हिस्से में उसने क्या किया है, 1/3 हिस्से में उसने सब्जियों की काश्त की है। ठीक है, सब्जियों की काश्त, और बाकी मानदा हिस्से में यानी इस बचे हुए हिस्से में उसने क्या किया है, बैगन की काश्त की है। यहाँ पर उसने क्या किया है, बैगन की काश्त की है। ठीक है, अब बच्चों ये पूछ रहे हैं
कि बाकी मांदा, गार्डन के बाकी मांदा हिस्से में जहाँ पर उसने बैगन की काश्त की है तो वो हिस्सा कितना है। ठीक है, उसने क्या किया है, बाग के 2/5 हिस्से में आलू की काश्त की, 1/3 हिस्से में उसने सब्जी की काश्त की, और बाकी मांदा यानी बचा हुआ जो हिस्सा है बाग का उसमें बैगन की काश्त की। तो हमको क्या करना है, ये मालूम करना है कि ये जो बचा हुआ हिस्सा है, ये हिस्सा जिसमें उसने बैगन की काश्त की है, ये हिस्सा कितना है। ठीक है, तो बच्चों वो हिस्सा जहाँ पर बैगन की काश्त की गई वो कितना है, ये मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको क्या करना होगा, इस पूरे एक बाग में से, पूरे एक बाग में से आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक बाग है। ठीक है, इस पूरे एक बाग में, पूरे एक बाग में से 2/5 हिस्से में आलू की काश्त की गई है, और एक बाग में से, पूरे एक बाग में से 1/3 ये सब्जियों की काश्त की गई है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वो हिस्सा जहाँ पर बैगन की काश्त की गई है वो हिस्सा कितना है ये मालूम करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा बच्चों, हमको पूरे इस एक बाग में से आलू की काश्त जिस हिस्से में की गई उस हिस्से को, और सब्जियों की काश्त जिस हिस्से में की गई उस हिस्से को, इन दोनों हिस्सों को अगर हम एक में से तफरीक कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो हमारे पास कौन सा हिस्सा बचेगा, वो हिस्सा बचेगा जहाँ पर बैगन की काश्त की गई है। तो ठीक है, तो बच्चों हमको बैगन की काश्त जिस हिस्से में की गई है उस हिस्से को मालूम करने के लिए कि वो हिस्सा कितना है, क्या करना होगा, हमको पूरे एक बाग में से जहाँ पर आलू की काश्त की गई उस हिस्से को, और जहाँ पर सब्जियों की काश्त की गई उस हिस्से को, इन दोनों हिस्सों को इसमें से निकाल देना होगा। तो जब हम एक में से इन दोनों हिस्सों को निकाल देंगे तो कौन सा हिस्सा बचेगा, बैगन वाला हिस्सा बचेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, बैगन की जिस हिस्से में काश्त की गई है वो हिस्सा कितना है ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, एक में से इन दोनों हिस्सों को तफरीक कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर ये लिखेंगे बैगन की काश्त, बैगन की काश्त, बैगन की काश्त, बैगन की काश्त जिस हिस्से में की गई वो हिस्सा कितना है ये मालूम करने के लिए हमको क्या करना है, हमको एक में से इन दोनों हिस्सों को तफरीक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक में से तफरीक कर रहा हूँ इन दोनों हिस्सों को, 2/5 और 1/3। ठीक है, 1/3। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों कसरों की जमा करेंगे। तो हम यहाँ एक को जैसे कि वैसे लिख देंगे, तफरीक की अलामत को भी जैसे कि वैसे लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों कसरों की जमा करना है। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि कसरों की जमा करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, नसब नुमा देखे जाते हैं कि वो सेम है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नसब नुमा सेम नहीं है, तो हमको क्या करना होगा, इनके नसब नुमा सेम बनाने होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इन दोनों कसरों के नसब नुमाओं को सेम बनाने के लिए इस कसरों को इस कसर के नसब नुमा से यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसी तरह से इस कसरों को यानी 1/3 को इस कसर के नसब नुमा से यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दोनों कसरों के नसब नुमाओं को सेम बना सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एक जैसे कि वैसे रहेगा, माइनस के साइन जैसे कि वैसे रहेगी, और ये क्या हो जाएगा, 2 3 6 अपॉन 5 3 15 प्लस 1 5 5 और ये 3 5 15। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इन दोनों कसरों के जो नसब नुमा है वो सेम बन गए। अब हम क्या कर सकते हैं, इनकी जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस। ठीक है, दोनों कसरों की जमा करने के लिए हम क्या करेंगे, नसब नुमा को जैसे कि वैसे लिख लेंगे और सिर्फ शुमार कुनिंदा में जमा का अमल करेंगे। ठीक है, 6 + 5। ठीक है, तो इस तरह से ये आ जाएगा 1 माइनस 6 + 5। 6 + 5 कितने होते हैं बच्चों, 6 + 5 इज़ 11 अपॉन 15। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास अब क्या आ गया, 1 माइनस 11 अपॉन 15। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, इनकी तफरीक करना है। ठीक है, यहाँ पर इसके नसब नुमा में क्या है, 15 है, एक के नसब नुमा में कुछ नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक को लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें इन कसरों की तफरीक करना है। कसरों की तफरीक करने के लिए भी नसब नुमा सेम होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर नसब नुमा सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कसरों के नसब नुमाओं को सेम बनाएंगे। ठीक है, इस कसर का नसब नुमा क्या है, 15 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस कसर के नसब नुमा को 15 बनाने के लिए यानी 1 को 15 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 को 15 से ज़र्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इन दोनों कसरों के नसब नुमाओं को सेम बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो 1/1 ये जो कसर है इसको मैं 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो कसर है इसको जैसे कि वैसे लिख देता हूँ। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, 1 15 कितने होते हैं बच्चों, 15/1 15 15
तफरीक 11/15, 11/15। तो इस तरह से हमने इन दोनों कसरों के नसब नुमा को सेम बना लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इन कसरों की तफरीक कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों कसरों की तफरीक करने के लिए हमको क्या करना होगा, नसब नुमा को जैसे के वैसे लिखना होगा और सिर्फ शुमार कुनिंदा में तफरीक का अमल करना होगा। तो ये आ जाएगा 15 - 11। ठीक है, 15 - 11 इज़ 4/15। ठीक है, 4/15। तो इस तरह से अब बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आसिया ने जिस हिस्से में बैगन की काश्त की थी तो वो हिस्सा कितना है, 4/15। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 4/15। बच्चों यहाँ पर मैंने ये जो तस्वीर बनाई है, तो ये तस्वीर बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में आए इसके लिए मैंने क्या किया है, इस तस्वीर को बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा कि आसिया ने 4/15 हिस्से में बैगन की काश्त की। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने सवाल नंबर 3 का जो दूसरा ज़ैली सवाल था उसको भी कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 3 को हल कर लेते हैं। बच्चों सवाल नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं कि शकील ने खाली हौज़ में 4/4 हिस्सा पानी भरा, उसके बाद उस हौज़ में फुज़ैल ने 1/4 हिस्सा पानी भरा, जमील ने उसी हौज़ का 3/14 हिस्सा पानी बाग में दरख्तों को दिया। हौज़ की पूरी समाई 560 लीटर हो तो हौज़ में कितने लीटर पानी बाकी बचा है। ठीक है बच्चों, इस सवाल को समझाने के लिए भी मैं क्या करता हूँ, बोर्ड पे एक तस्वीर बना लेता हूँ जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से समझ सकेंगे कि इस सवाल में वो हमसे क्या पूछ रहे हैं। ठीक है बच्चे, इस सवाल में वो क्या कह रहे हैं कि एक काली हौज़ में, फ़र्ज़ कीजिए कि बच्चों यहाँ पर ये एक हौज़ है। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि एक काली हौज़ में शकील ने 4/7 हिस्से में पानी भरा। फ़र्ज़ कीजिए कि इस हौज़ का ये जो हिस्सा है, इतना हिस्सा क्या है, 4/7 हिस्सा है। तो शकील ने क्या किया, इस 4/7 हिस्से में शकील ने क्या किया, शकील ने 4/7 हिस्से को पानी से भरा। ठीक है, इसी तरह से बच्चों आगे वो ये कह रहे हैं कि फुज़ैल ने इस हौज़ के 1/4 हिस्से में और पानी भरा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस हौज़ का 1/4 हिस्सा इतना है। ठीक है, तो इस 1/4 हिस्से में किसने पानी भरा, फुज़ैल ने। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फुज़ैल। ठीक है, फुज़ैल ने इस हौज़ का कितना हिस्सा पानी भरा, 1/4। ठीक है, इसी तरह से बच्चों आगे सवाल में वो कह रहे हैं कि जमील ने इसी हौज़ का 3/14 हिस्सा पानी बाग में दरख्तों को दे दिया। यानी उसने क्या किया, जमील ने, फुज़ैल ने और शकील ने इस हौज़ में जो पानी भरा था तो उसमें से 3/14 हिस्सा पानी उसने क्या किया, बाग में दरख्तों को दे दिया। यानी 3/14 हिस्सा पानी उसने क्या किया, इस हौज़ में से निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको आपको तस्वीर में बना के बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जमील ने क्या किया, इस हौज़ में से उसने क्या किया, 3/14 पानी 3/14 पानी उसने क्या किया, इस हौज़ में से उसने निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ। जमील ने क्या किया, इस हौज़ में से 3/14 हिस्सा पानी उसने क्या किया, इस हौज़ में से निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इस सवाल में ये मालूमात दी गई है। अब बच्चों सवाल में हमसे वो क्या पूछ रहे हैं, सवाल में हमसे वो ये पूछ रहे हैं कि इस हौज़ में अब कितना पानी बाकी बचा है। ठीक है बच्चों, इस हौज़ में शकील ने इस हौज़ के कितने हिस्से में पानी भरा था, 4/7 हिस्से में। फुज़ैल ने 1/4 हिस्से में पानी भरा था। ठीक है, और जमील ने क्या किया, जमील ने इस पानी में से 3/14 हिस्सा पानी क्या किया था, उसने बाग को दे दिया था, यानी उसमें से निकाल दिया था। ठीक है, तो अब बच्चों हमको अगर ये मालूम करना है कि इस हौज़ में कितना पानी बचा है तो हमको क्या करना होगा, हमको इस पूरे पानी को यानी 4/7 हिस्से को और 1/4 हिस्से को जमा करना होगा और उसमें से 3/14 हिस्से को निकाल देना होगा। तो इस तरह से हम ये मालूम कर सकेंगे कि इस हौज़ में कितना पानी
बचा है। ठीक है, तो इस हौज़ में कितना पानी बचा है ये मालूम करने के लिए हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर इन दोनों कसरों की जमा करना है और उसमें से इसको तफरीक कर देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हौज़ में बचा हुआ पानी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हौज़ में, इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, हौज़ में बचा हुआ पानी, बचा हुआ पानी। ठीक है, हौज़ में बचा हुआ पानी मालूम करने के लिए हमको क्या करना है, 4/7 और 1/4 इन दोनों कसरों की जमा करना है और उसमें से इस कसरों को तफरीक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 4/7 जमा 1/4 तफरीक 3/14, 3/14। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों कसरों की जमा करेंगे। ठीक है, इन दोनों कसरों की जमा करने के लिए हमको पहले इनके नसबनुमा सेम बनाने होंगे। ठीक है, इन दोनों कसरों के नसबनुमा सेम बनाने के लिए मैं 4/7 को इस कसर का जो नसबनुमा है 4 उससे मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, और इसी तरह से इस कसरों को यानी 1/4 को इस कसर के नसबनुमा से यानी 7 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, और इस कसर को हम जैसे कि वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, तो यहाँ पर आ जाएंगे 16, 7 चौक 28 प्लस 1 सत्ते 7, 4 सत्ते 28 माइनस ये 3/14। ठीक है, अब बच्चों इन दोनों कसरों के नसबनुमा सेम बन गए। अब हम क्या कर सकते हैं, इनकी जमा कर सकते हैं। इनकी जमा करने के लिए सिर्फ शुमार कुनिंदा में जमा का अमल करना होगा और नसबनुमा को जैसे के वैसे ही लिख देना होगा। ठीक है, और इस कसरों को भी हम जैसे के वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, 16 और 7, 16 और 7 कितने होते हैं, 23, 23/28 तफरीक 3/14। ठीक है, 3/14। अब बच्चों हमको क्या करना है, इन दोनों कसरों की तफरीक करना है। इन दोनों कसरों की तफरीक करने के लिए हमको इनके नसबनुमा सेम बनाने होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कसर का जो नसबनुमा है वो 28 है और इसका 14 है। तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इन दोनों कसरों के नसबनुमा को सेम बना सकते हैं। अगर हम इस कसर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम आसानी से इन दोनों कसरों के नसबनुमा को सेम बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, 14 दूनी 28 हो जाएंगे। तो इस तरह हम इन दोनों कसरों के नसबनुमा को आसानी से तफरीक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं बची है तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर ही लिख लेता हूँ। ठीक है, हमको क्या करना है, दोनों कसरों के नसबनुमाओं को सेम बनाना है। तो पहले हम इस कसरों को जैसे के वैसे लिख लेंगे। यहाँ पर ये क्या है, 23/28। ठीक है, इसमें से तफरीक किसको करना है, 3/14 को। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों कसरों के नसबनुमा को सेम बनाने के लिए हम इस कसरों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 23/28 जैसे कि वैसे रहेंगे। ये 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6 और ये 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने दोनों कसरों के नसबनुमा सेम बना लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, इनकी तफरीक कर सकते हैं। इनकी तफरीक करने के लिए नसबनुमा को जैसे कि वैसे लिखना होगा और सिर्फ शुमार कुनिंदा में तफरीक का अमल करना होगा। ठीक है, अब ये 23 में से 6 को तफरीक करेंगे तो कितने बचेंगे, 17। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जवाब आ जाएगा 17/28। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हौज़ का 17/28 हिस्सा बाकी बचा है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, हौज़ का 17/28 हिस्सा बाकी बचा है। ठीक है, लेकिन बच्चों अभी हमारा जवाब ख़त्म नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस सवाल के आखिर में वो कह रहे हैं कि इस हौज़ की जो समाई है, इस हौज़ की जो कैपेसिटी है वो 560 लीटर है, यानी इस हौज़ में 560 लीटर पानी समा सकता है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इस हौज़ की समाई अगर 560 लीटर हो तो अभी इसमें कितने लीटर पानी बाकी बचा है। तो बच्चों अभी हमको क्या करना है, इस हौज़ में कितने लीटर पानी बाकी बचा है हमको ये मालूम करना है। हमारा जो जवाब आया है वो क्या आया है, हमारा जो जवाब आया है वो ये आया है कि इस हौज़ का 17/28 हिस्सा बाकी बचा है, लेकिन 17/28 हिस्से में कितने लीटर पानी है अभी हमको ये मालूम नहीं है। तो अभी हमको क्या करना है,
अभी हमको ये मालूम करना है कि इस हौज़ में कितने लीटर पानी बाकी है, ठीक है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इस बोर्ड को साफ़ कर लेता हूँ, लेकिन इससे पहले आप क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बोर्ड को थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ और फिर इस सवाल का जो आखिरी हिस्सा है उसको हल कर लेता हूँ। तो चलिए बच्चों, हमको क्या करना है, इस हौज़ में कितने लीटर पानी बचा है ये मालूम करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस बोर्ड को साफ़ कर लेता हूँ। हौज़ में कितना पानी बचा है ये मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हौज़ में बाकी बचा हुआ पानी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हौज़ में बाकी बचा हुआ पानी, ठीक है। तो बच्चों हमको क्या मालूम करना है कि हौज़ में बाकी बचा हुआ पानी ये कितने लीटर है, ठीक है। बच्चों हौज़ की कुल समाई कितनी है, हौज़ की कुल समाई है 560 लीटर, ठीक है। बच्चों 560 लीटर में से 17/28 हिस्सा, 17/28 ये बाकी बचा है। 560 में से 17/28 ये हिस्सा तो बच्चों हमको क्या मालूम करना है कि हौज़ में बाकी बचा हुआ पानी ये कितने लीटर है, ठीक है। बच्चों हौज़ की कुल समाई कितनी है, हौज़ की कुल समाई है 560 लीटर, ठीक है, 560 लीटर। और 560 लीटर का कितना हिस्सा बाकी बचा है, 560 लीटर का 17/28 हिस्सा ये बाकी बचा है, ठीक है। तो अब बच्चों अगर हम यहाँ पर 560 क्या बन जाएगा 28 बन जाएगा, जो कि सेम से क्लियर है 6 और ये 0 20 हो जाएगा, क्या बन जाएगा 28 बन जाएगा, जो कि सेम हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो जाएगी। तो 23/28 तो था ही यहाँ पे, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो गया और 14 मल्टीप्लाई बाय 2 28 हो गया। तो आपने नीचे सेम बना लिया, क्योंकि सेम बनाने में आसानी हो जाती है माइनस करने में, ठीक है ना। हमने क्या किया, ऊपर नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पर 560 को 28 से तकसीम कर दे, 560 को अगर हम 28 से तकसीम कर दे तो क्या आएगा, 28 एकन 28 और 28 दूनी 56। ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और ये 14 चौक 56। फिर ये 4 को और 2 को तकसीम कर सकते हैं, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, 2 ज़रब 17, ठीक है। तो ये 2 ज़रब 17 कितने हो जाएंगे, 34, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हौज़ में कितने लीटर पानी बचा है, हौज़ में 34 लीटर पानी बचा है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, हमारा फाइनल आंसर होगा हौज़ में 34 लीटर पानी बाकी बचा है, बाकी बचा है। तो इस तरह से बच्चों हमने मशक़ी सेट 10 के मशक़ी सेट 10 का जो तीसरा सवाल था उसको भी हल कर लिया। अब बच्चों हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 560 को 28 से तकसीम कर सकते हैं। 560 को 28 से तकसीम करने के लिए हम क्या करेंगे, अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 560 और 28 को तकसीम कर सकते हैं। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 560 और 28 को तकसीम कर देंगे। तो इनको तकसीम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 14 के पहाड़े से भी इनको तकसीम कर सकते हैं और 28 के पहाड़े से भी तकसीम कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 28 एकन 28 और 28 दूनी 56 और 28 सिफर सिफर। अगर बच्चों आपको 28 का पहाड़ा याद नहीं, अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, 560 को 28 से यहाँ पर तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। 560 को 28 से तकसीम करने के लिए हम क्या करेंगे,
14 का पहाड़ा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये 14 दूनी 28 हो जाएंगे, ये 14 चौक 56 और ये 14 सिफर सिफर। अब हम 40 को और 2 को तकसीम करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और ये 2 सिफर सिफर। अब यहाँ पर क्या बचा, 20 ज़रब 17, 20 को 17 से ज़रब करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 340 लीटर, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हौज़ में 340 लीटर पानी बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, हमारा फाइनल आंसर होगा हौज़ में 340 लीटर पानी बाकी बचा है, बाकी बचा है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने मशक़ी सेट 10 का जो तीसरा सवाल था उसको हल कर लिया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मशक़ी सेट 10 का जो तीसरा सवाल है इसको हल करने में मज़ा आया होगा। तो इस तरह से बच्चों हमने अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से मैथमेटिक्स के वीडियोस बनाते रहें।